विवेक, सोनाली, मंजू सभी का स्वागत है क्लास में। हाँ, अभी 21 की संख्या चल रही है। अभी सभी लोग शेयर करें क्लास को, कम से कम 50 प्लस तो पहले करो, फिर हम लोग बढ़ाएं क्लास को, है ना। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे हम सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे एग्जाम सेंटर में देखा हुआ है, जो यहाँ पे बच्चे बोले हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, हमें जो फर्स्ट शिफ्ट में मिला है अपने सेंटर से सीधी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 146 का स्कोर एक का मिला है। ठीक है, अच्छा। और सेकंड शिफ्ट में जो हमें मिला है वो मिले हैं 152। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में जो लड़का हाईएस्ट स्कोर गया है बताया गया है 152 है। यानी इन एवरेज अगर देखा जाए तो हर शिफ्ट में हर सेंटर से लगभग आपका 150 से लेके 160 के बीच में कम से कम 2 या 4 लोग रहेंगे, हर सेंटर से रहेंगे। यानी अगर आप 150 प्लस यहाँ पे स्कोर लेके चलते हो इस लेवल में, क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था आपका, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर पा सकते हो। ठीक है, कम से कम 150 से कम तो नहीं करना है, 150 प्लस ही करना है, क्योंकि ये स्कोर आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ये सबको क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि ये हमने क्या किया था, जब यहाँ पे लाइव इंटरव्यू कराया था तो वहां पे खुद बच्चे बोले थे, साथ में क्वेश्चन भी बताए हुए थे, आप लोग देखे भी हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या क्या आए हुए थे। तो हर एक लेवल के यहाँ पे टच किया गया था, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग था। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है, जिसमें एमपीजीके के भी आप देख रहे हो, तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे, इससे ज्यादा ही मान के चलिए, या मैक्सिमम लेके चलते हैं 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एमपीजीके से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो पेपर में आया हुआ है मध्य प्रदेश के अलावा सामान्य ज्ञान से, तो आपका वही रहता है 15 से 20 क्वेश्चन वैसे चल रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करेंगे, जीके की बात करेंगे, जीके में इतिहास अच्छे से पढ़ के जाना, इतिहास से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये मैं शुरू से आपको समझा रहा था कि इतिहास के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ये मैं बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इतिहास आएगा, इतिहास क्वेश्चन बराबर आ रहा है इसमें आपका। ठीक है, तो इतिहास के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें आपका। फिर संविधान के कुछ क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं संविधान के, जिसमें आपका संसद के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, संसद के बारे में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है संविधान के अलावा, अगर हम बात करेंगे मैथ में, तो मैथ में लगभग सभी टॉपिक को टच कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो समय और कार्य, समय और कार्य को आप अच्छे से पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। राजेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। क्लास को पहले सभी लोग शेयर कर दें तो जल्दी से, इतनी कम संख्या नहीं होनी चाहिए यार, पहले सब लोग क्लास को शेयर करो जल्दी से, तब मजा आएगा क्लास में, है ना। क्लास इंटरेस्टिंग बनती चलेगी फ्री है, तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर करो, फिर हम लोग अभी तो पैटर्न बता रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आगे हम लोग इसको क्वेश्चन के भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग, तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, साथ में एनालिसिस भी करेंगे हम लोग इसमें। चलिए, तो ये जो चीज आपको मैथ का मैंने बता दिया, मैथ में आपका टाइम एंड वर्क आ रहा है, फिर परसेंटेज, प्रतिशत से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आबकारी वाला ही पैटर्न फॉलो किया है इसने। ठीक है, यहाँ पे बहुलक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, माध्य माध्यिका के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, फिगर रीजनिंग में जो है फिगर काउंटिंग आ रहा है आपका, दिशा आ रहा है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें आपका दिशा वाले। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे अल्फाबेट के भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं इसमें, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जय हिंद दिव्या, विवेक, थैंक यू सो मच विवेक। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, विपणन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, विपणन के अलावा संगठन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आपके। ठीक है, नियोजन के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, सभी टॉपिक के हैं, लेकिन प्रबंधन वही जो लोग अच्छे से कर पाएंगे जो डिटेल में पढ़े हुए हैं, क्योंकि थ्योरी बेस पे आ रहा है आपका पूरा, अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो फिर आपका प्रबंधन कर पाओगे। जो आपका फैक्चुअल डिटेल पढ़े प्रबंधन में, तो बहुत कम लोग उसको सॉल्व कर पाओगे आप लोग। ठीक है, इंग्लिश में जो आ रहा है आपका, इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, तो इंग्लिश में जो आ रहा है आपका नरेशन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है आपका, है ना, नरेशन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पे डू एंड डायरेक्ट वाले जो डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन जो है ये ज्यादा आ रहे हैं आपके। ठीक है, फिर तो आपको आर्टिकल पढ़ना ही है, मॉडल पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है ना, वर्ब पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगी, इन सब की भी तैयारी होगी निखिल जी, वन रक्षक की भी तैयारी हम लोग कराते हैं इस पे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजों की तैयारी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पटवारी एग्जाम में। अभी ये आज के शिफ्ट का हाल रहा है, अब क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं तो ये हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका आज के पेपर में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में चिन्नौर चावल, ये नहीं आया है, ये पूछा गया है कि जो जीआई टैग आया, यही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है कि जीआई टैग जो है चिन्नौर चावल, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आप लोग बताएं इसमें पहला ऑप्शन है बालाघाट, फिर छिंदवाड़ा, सिवनी या जबलपुर। तो मैं क्वेश्चन भी बताता चलूंगा कौन कौन से आए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताता चलूंगा, जिससे आपका मॉक टेस्ट की भी अच्छे से तैयारी होती चले। ठीक है, हाँ, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, काफी कम संख्या दिख रही है आज तो क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार फटाफट जल्दी से, क्लास को सभी लोग शेयर करें, संख्या भी काफी कम दिख रही है मुझे इसमें। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए पहली बात आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के किस जिले में चिन्नौर चावल पाया जाता है? तो चिन्नौर चावल जो पाया जाता है बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालाघाट में चिन्नौर चावल पाया जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका चिन्नौर चावल ही करेक्ट आंसर होगा। और ये क्या मिला इसको? जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। अब हम देखते हैं, क्योंकि जीआई टैग जो मिला है आपका, थैंक यू यहाँ पे, तो यहाँ पे जीआई टैग किसकी बात की गई है? बालाघाट की बात की गई है। तो और भी जीआई टैग आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके अलावा और जीआई टैग हैं वो भी हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसकी। लीला गुड इवनिंग, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें आप लोग फटाफट, सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, हाँ, थैंक यू सो मच राहुल, जय भीम, संजय कीर्ति, कहाँ रह गए थे आज आप लोग? तो देखिए पहली बात आपको सबको पता है, कुछ चीजें जो नॉर्मल है सबको पता होगा। धार का बाघ प्रिंट, धार का बाघ प्रिंट को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, फिर आपका इंदौर का जो है चमड़े का खिलौना, इंदौर में क्या है? चमड़े का खिलौने को जीआई टैग मिला है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा महेश्वर साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। महेश्वर साड़ी कहाँ पे आता है आपका? खरगोन का आता है। इसके अलावा चंदेरी साड़ी को भी जीआई टैग मिला हुआ है ना? ये कहाँ पे आएगा आपका? अशोकनगर में आएगा। कहाँ पे आएगा? अशोकनगर में। इसके अलावा झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, तो झाबुआ क्या है? कड़कनाथ मुर्गा, इसको जीआई टैग मिला हुआ है आपका। सुशील, निखिल, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, सभी लोग क्लास को शेयर करते चले, है ना, क्योंकि पूरा ये एनालिसिस मैं करा रहा हूँ, साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा और इसके क्वेश्चन भी रहेंगे, तो सभी लोग क्लास को शेयर करते चले। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बिल मेटल या एक सेकंड हो जाएगा, टीकमगढ़ ये दतिया का, टीकमगढ़ ये दतिया का क्या है आपका? बिल मेटल, या इसे हम कह सकते हैं धातु। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? धातु जो है आपका शिल्प, धातु शिल्प, ये जो है आपका मिला है जीआई टैग, किसका मिला है? दतिया को मिला हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। हाँ, अच्छा, आप चंदेरी साड़ी की दुकान चलाते हैं, क्या बात है, वेरी गुड, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े फिर हम लोग इसमें। इसके अलावा जो आता है आपका, और क्या आता है जो आपको पता है? रतलामी सेव, रतलामी सेव भी क्या है आपका? जीआई टैग प्राप्त किया गया इसको। और हाल ही में जो जीआई टैग बना है वो कौन सा बना है? मुरैना का गजक, मुरैना का क्या है आपका? गजक, जो आपके आटे से बनता है, तो ये भी जीआई टैग मिल चुका है, हाल ही में मिला है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, सभी जीआई टैग के जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिस्ट आपको यहाँ पे बता दी है इसमें। ठीक है, हाँ, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा है, इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट में। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन जो आया है आपका इतिहास का, आज ही क्वेश्चन आया हुआ है एमपी पटवारी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। 1927, 1928, 1929, 1930। मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लेकिन मैंने यहाँ दूसरे शब्द में यहाँ पे रखा हुआ है क्वेश्चन को, जिससे अगर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है लेकिन अलग तरीके से मैं यहाँ पे पूछा हूँ आप लोगों से। हाँ, तो यहाँ पे कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है कब, यहाँ पे किस वर्ष हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1929 में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने इसकी अध्यक्षता किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इसी अधिवेशन के तहत रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा लहराया गया था। और इसी के अंतर्गत ये जो डेट थी, कौन सी थी यहाँ पे? कौन सी डेट थी आपकी? 26 जनवरी था। डेट कौन सा था आपका? 26 जनवरी था। और इसी डेट के आधार पे, क्योंकि पवित्र डेट था ये, इसी डेट के आधार पे क्या मनाया जाता है आपका?
ये आपका यहाँ पे राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो झंडा फहराया गया था, कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। ये जो है इसी अधिवेशन के अंतर्गत ये सारी चीजें सब हुई थी। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो है कांग्रेस अधिवेशन, ये सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, जिससे आप लोग को यहाँ पे सब कुछ क्लियर होता चले। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखिए इसके अलावा जो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन है, सभी नहीं बताऊंगा, 5-6 इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जिससे आपका हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये क्वेश्चन आया है आपका आबकारी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और एमपी टेट वर्ग 1 में क्वेश्चन आया हुआ था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन किए थे? ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था इसकी अध्यक्षता। फिर अगर आपसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये ध्यान रखना, मद्रास अधिवेशन में थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये है 5-6 फैक्ट है, इसको हम लोग अच्छे डिटेल से देखते चलते हैं पूरा। इसके अलावा प्रथम अगर यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष की बात करेंगे, तो ये अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे ये? जॉर्ज यूले थे। फिर मैंने आपको कराया था कांग्रेस अधिवेशन के, कल एक क्वेश्चन में आपको कराया था, बिल्कुल सही है संजय। ठीक है, मैंने बताया था 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1911 का अधिवेशन, इसको बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी समय पे राष्ट्रगान जो है यहाँ पे पहली बार गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन के समय पे। फिर इंपॉर्टेंट है 1916 का, जिसमें इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो हुआ था 1916 में, कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के मध्य हुआ था। 2-3 और बताऊंगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। 1920 का विशेष सत्र हुआ था आपका, ठीक है, जिसमें लखनऊ सॉरी विशेष अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया हुआ था 1920 में। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किया था आपका गांधी जी ने किया था। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जो आपका गांधी जी ने किया था, कर्नाटक में आता ही है। ठीक है, अगला जो आपको ध्यान रखना है 1922 में गया अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो किए थे चित्तरंजन दास ने किया हुआ था। ठीक है, 1925 में कानपुर में जो अध्यक्षता किए थे, ये सरोजनी नायडू ने किया हुआ था। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। और अगर प्रथम यहाँ पे महिला अध्यक्ष की बात किया जाएगा, तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में जो बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी। दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट इसमें 3 और देखते हैं हम लोग। इसमें आपको ध्यान रखना है 1928 का जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे इसमें आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे। औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, लिखते चलेगा, नोट डाउन करते चलेगा, मैं मिटाता चल रहा हूं यहाँ पे। 1928 के बाद 1931 का जो कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे क्या किए थे पहली बार आपका? ठीक है, यहाँ पे भगत सिंह के जो फांसी का विरोध किया गया था, और यहाँ पे काले झंडे दिखाए गए थे गांधी जी को। ठीक है, इसके अलावा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों की अध्यक्षता कौन की थे? सुभाष चंद्र बोस ने किया हुआ था। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनसे अगर आपसे कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरी संभावना है, 90% संभावना है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अब अगर आगे पूछे जाते हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, अगर क्लास पसंद आ रही है आप लोग को, तो प्लीज क्लास को शेयर करें। 100+ संख्या कम से कम करिए आप लोग मिलके, है ना। उम्मीद करता हूं सब लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन भी इतिहास से पूछा गया है इसमें, कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग जो आंसर क्या कर रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नीमच, मंदसौर, महाकौशल, छिंदवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में नीमच में जो है आपका 1857 की, हाँ थैंक यू सो मच, वेरी गुड।
नीमच से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए एमपी में प्रथम विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको आएगा महाकौशल में। कहां से आएगा? महाकौशल में। लगभग ये डेट फिक्स नहीं है मुझे, 1827-28 के आसपास है ये। तो दोनों में अंतर है। अगर आपसे प्रथम विद्रोह पूछा जाएगा तो महाकौशल आएगा, लेकिन 1857 का विद्रोह पूछा जाएगा तो नीमच आएगा। ये मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आज आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन भी आज के ही एग्जाम में आया हुआ है आपका, इसमें आज के एग्जाम में आया हुआ है। मध्य प्रदेश में लाल बाग जो है ये कहाँ पे स्थित है बताएं। तो मध्य प्रदेश में लाल बाग कहाँ पे स्थित है बताएं? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या सागर में? तो मध्य प्रदेश में लाल बाग कहाँ पे स्थित है? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं, मध्य प्रदेश में लाल बाग कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो लाल बाग आता है, सबको पता है लाल बाग कहाँ पे है। लाल बाग जो आता है इंदौर में आता है। लाल बाग कहाँ पे आएगा? बिल्कुल सही है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो लाल बाग कहाँ पे आता है? इंदौर में आता है। इंदौर में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। राजवाड़ा पैलेस जो सबसे अधिक फेमस है, ठीक है। फिर बड़ा गणपति जो है आपके, ये कहाँ पे आते हैं? ये इंदौर में ही आते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका मेघदूत गार्डन कहाँ पे आता है? यहाँ पे इंदौर में आएगा। राला मंडल कहाँ पे आएगा? इंदौर में आता है। पीथमपुर जो आता है आपका, ठीक है, वो तो पास में आएगा आपका, ठीक है। अहिल्या अभ्यारण्य जो अभी नया अभ्यारण्य बना है, ये भी कहाँ पे आएगा? इंदौर में आएगा। बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, आप इंदौर के बारे में पढ़ लीजिएगा, आगे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। चलें बढ़े आगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है संविधान से, क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपके आए हुए हैं। कल्याण जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। क्लास को सभी लोग पहले शेयर करो यार, 100+ संख्या तो लाओ। मेहनत पूरी आप लोग बेकार कर देते हो, शेयर नहीं करते बिल्कुल भी, है ना। कितनी भी मेहनत करो लेकिन आप लोग इसमें सपोर्ट नहीं करते, क्लास को स्टेटस नहीं लगाते हो। केवल 7-8 लोग लगाते हैं बिना बोले, बाकी लोग नहीं लगाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है बताइए? 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 3 वर्ष के लिए, या इनमें से कोई नहीं? ये आज का क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, फंड आपने दिया था, क्या बात है। आप राजा हैं, आप फंड नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ये बताइए? आप खुद ही राजा हैं। गलत है, सबका गलत है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन अधिकतम की बात की जा रही है, तो अधिकतम जो होता है ये 3 वर्ष के लिए होगा, और नॉर्मली जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। न्यूनतम जो होता है 30 दिन के लिए होता है। न्यूनतम कितने दिन के लिए रहेगा आपका? ये 30 दिन के लिए रहेगा। तीनों चीज ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कितनी है? 30 दिन के लिए। नॉर्मली कितना होता है? 1 साल के लिए। और अधिकतम यहाँ पे अवधि पूछी गई है, तो अधिकतम जो अवधि है 3 वर्ष की होती है। ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूरा डिटेल भी इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रपति शासन द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहता है, और इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अधिकतम ही पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसमें बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, और इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शंकर दयाल शर्मा एमपी के किस जिले से संबंधित है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर? तो शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, ठीक है। आपातकाल अभी 3 बार लगा है, हाँ 3 बार लगा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पे लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सबको पता है ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित है, और ये पूर्व राष्ट्रपति है ना। क्या है आपके? पूर्व राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। इसके अलावा अब ये पूछा गया है, तो आपसे और भी जनजाति व्यक्तित्व के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपको ध्यान रखना है, मेन आपको ध्यान रखना है, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर कहाँ से संबंधित है? तो ये है आपके ग्वालियर से, ठीक है। फिर आपको सलमान खान कहाँ से संबंधित है? तो सलमान खान, लता मंगेशकर, ये दोनों जो संबंधित है कहाँ से हैं? इंदौर से हैं, ठीक है। आशुतोष राणा आपको पता होगा, आशुतोष राणा जो संबंधित है ये कहाँ से हैं? नरसिंहपुर से हैं, ठीक है। फिर ममता शर्मा, ममता शर्मा कहाँ से हैं? मेन बता रहा हूं मैं, ममता शर्मा कहाँ से आएंगे? ये ग्वालियर से आ जाएंगे, ठीक है। नरेंद्र कर्माकर, नरेंद्र कर्माकर जो है ये कहाँ से हैं आपके? ये नरेंद्र कर्माकर हो जाएंगे ग्वालियर से, ठीक है। इसके अलावा कार्तिक आर्यन जो है ना, कार्तिक आर्यन भी कहाँ से हैं? तो कार्तिक आर्यन भी कहाँ से हैं आपके? ग्वालियर से है, ठीक है। फिर बहुत सारे इसमें है, तो कुछ चीजें मैं बता दिया हूँ, हो सकता है एग्जाम में फंस जाए, और भी आगे मैं बताता रहूंगा, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन एक पूछा गया है ना, आज जो मुझे पता चला है शुद्ध वर्तनी से। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे कुछ पहले शुद्ध वर्तनी की नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले ये कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है उज्ज्वल का, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ हूँ, पहले ये हम लोग कर लेते हैं, फिर उसको भी करेंगे। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ज्यादातर है। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से बताइए कौन सा आएगा, अन्वेषण, इनमें से बताइए कौन सा आएगा शुद्ध वर्तनी, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा आपका सी। तो कुछ यहाँ पे शुद्ध वर्तनी के भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आपके। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका बताइए शुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका, सृष्टि, सृष्टि, इसमें बताएं शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही है, इसमें से जो आपका सही आंसर होगा शुद्ध वर्तनी का करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, सृष्टि, इसका ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपका आज के एमपी पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है उज्जवल, और आप लोग ही मुझे बताइए क्या मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराया है। ये एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है, लगभग मैंने इसमें चिन्नौर चावल का भी मैंने पहले कराया था करंट अफेयर में, क्योंकि एक मुझे अभी खुद ही नहीं पता है, चेरा पूंजी शिव मंदिर ये पूछा गया, ये मुझे नहीं पता है, चेरा पूंजी नहीं है, चेरा पूरा है शिव मंदिर। अब ये मुझे अभी नहीं पता है, मैंने चेक नहीं किया इसको कि ये एमपी का ही क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर एमपी का होगा तो मुझे लगता है ये मैंने नहीं कराया हुआ है, बाकी जितने क्वेश्चन एमपी जीके के आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराए हुए हैं क्लास में, अगर आप क्लास में रहे होंगे मेरे क्लासेस में तो। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप लोग को यहीं पे। और अभी तो एक क्वेश्चन जो है आपका मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्या था आपका आईपी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कल ही के एग्जाम में कराया हुआ था, टेस्ट सीरीज में आप देखे होंगे, और ये फुल फॉर्म आज एग्जाम में पूछा गया है, ये कल के ही एग्जाम टेस्ट सीरीज में मैंने कराया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और यही क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये मैं पहले करा चुका हूं, है ना। उज्ज्वल का, इनमें सही वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल, इसमें बताएं जल्दी से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे उज्ज्वल का जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अब तो जो लोग मेरी डेली क्लास लेते हैं, पुरानी क्लासेस मेरे लिए होंगे, तो सबको पता होगा कि मोस्ट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज में कराऊं। हाँ, एक बात और है, आज क्वेश्चन एक आया था आपका, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप जो पुराने स्टूडेंट मेरे हैं, आप बताइए कि हम ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, और अभी हाल ही में पढ़ाया था, 10-15 दिन पहले पढ़ाया था मैंने, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आता है, बड़वानी में आता है, अगर आप लोग को याद होगा तो। ठीक है, तनुजा भाकने, गुड इवनिंग। तो बताया ना, एमपी जी के जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, और वो एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए, इत धन आदि, इत धन आदि, इत धन आदि, इसमें बताइए यहाँ पे इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। साथ में आप लोग और भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं जो आपको पता है ना, जितना जितना मुझे मिला है मैं यहाँ पे रखा हूँ, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो यहाँ पे इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इत धन आदि, इत धन आदि बराबर इत्यादि होगा। ठीक है, यहाँ पे ई और आ मिल रहा है, ई प्लस आ मिल रहा है, यानी यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यड संधि होगी। ये रूल आप ध्यान रखिएगा, संधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। हाँ, 52 गज बिल्कुल सही है। फिर निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताएं क्या होगा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताएं जल्दी से क्या होगा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपका विसर्ग संधि है, विसर्ग संधियां है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, निह धन अर्थक बराबर क्या हो जाएगा, निरर्थक होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए। हाँ अच्छा, आपके पास है बड़वानी, चलो तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएं, धर धन एस, धरा धन एस, धरा धन एस, या धरा धन एस। तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, धराधन ईस, धराधन ईस बराबर क्या होगा, धरेश होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या कर रहे हो आप लोग इसमें, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, धराधन ईस बराबर क्या होगा, धरेश हो जाएगा। और यहाँ पे जो संधि आएगा, आ और ई मिल रहा है, और आ और ई मिलेगा, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, कौन संधि होगी यहाँ पे, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है सुपुरुष में कौन सा समास है बताएं। अब व्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास, तो बताएं जल्दी से सुपुरुष में कौन सा समास आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, यहाँ पे कौन सा समास आ जाएगा आपका, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे बताएं फटाफट जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे सुपुरुष में जो आता है आपका कर्मधारय समास होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, सब लेवल ठीक है, बहुत टफ लेवल नहीं है। टफ लेवल में मानूंगा थोड़ा सा जो आ रहा है प्रबंधन का भी उतना टफ लेवल नहीं है, लेकिन इसलिए आपको टफ लगेगा क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना प्रबंधन में टॉपिक को, विपणन अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, बाजार व्यवस्था जो है इसमें अच्छे से पढ़ के जाना, संगठन जो है इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और प्रबंधन के सिद्धांत पढ़ना तो सभी है। ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत और नियोजन सबसे अधिक जो क्वेश्चन है आपके इन्हीं 5-6 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अब अभी जो आज का जो है, बाकी कल का जो ट्रेंड रहेगा तो हम बताते चलेंगे आप लोग को, ये सब अच्छे से पढ़ के चलना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शब्द में द्विगु समास है बताएं। द्विगु समास किसमें है, भूदान में, सप्ताह में, पुरुष लिंग में या आजीवन में। तो द्विगु समास किसमें है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। द्विगु समास किसमें है, तो यहाँ पे द्विगु समास का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बताएं जल्दी से। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कहीं भी अगर यहाँ पे दिन महीना यहाँ पे गणना की बात की जाती है, गिनती भी आती है, तो गिनती जो जाएगा आपका सप्ताह आएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जया गुप्ता, हाँ मैथ टफ है, लेकिन मैथ उतना ज्यादा टफ नहीं है जया, क्योंकि मैथ के सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़े हैं मैथ को, अगर तो बेसिक अगर अच्छा है तो कर लोगे आप लोग, मैथ टफ नहीं है मैथ ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नॉर्मल व्यक्ति भी, एवरेज व्यक्ति भी कर सकता है अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा बहुत पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होती है ये किससे बने होते हैं, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल नहीं भूले भाई, किसी को नहीं भूले हैं, लेकिन सारे इतने सारे कमेंट हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आता है आईसी चिप जो बना होता है किससे बना होता है, ये सिलिकॉन से बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। पढ़ने वालों के लिए रात दिन कुछ नहीं होता है मेरे भाई, जो पढ़ने वाले रहते हैं वो रात दिन एक कर देते हैं। ठीक है, और मुझे तो फेवरेट मेरी क्लास है रात को ही लेना, मैं हमेशा रात को ही क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो जो पढ़ते हैं वो रुकते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी बात ही अलग है फिर। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे बना होता है चिप, ये बना होता है आपका सिलिकॉन से बना होता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक। तो सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा होता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा इसमें यूनिट होता है, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए सीपीयू में मतलब क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू क्या है आपका, प्रोसेसिंग यूनिट है। और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आता है प्रोसेसर तो आएगा ही आपका। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट जो आता है आपका ये आ जाता है आपका। इसके अलावा क्या आएगा आपका, यहाँ पे ALU आएगा, क्या आएगा आपका ALU, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा आता है, अर्थमेटिक लॉजिकल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ प्रोसेसर, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। कंट्रोल, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो इसमें आता ही है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक किया हुआ है, ऑप्शन गलत दे दिया गया है इसमें आपका। ठीक है, ऑप्शन क्या है, दोनों इसमें होने चाहिए, बी और डी दोनों होने चाहिए इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कमेंट करो आप लोग इसमें, एमपी का दक्षिण द्वार कौन सा है। अच्छा, ये भी आया हुआ था, तो आप लोग खुद बताओ, क्या मैं क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराया हूँ, मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार कौन कहलाता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं बताइए, या जो नए स्टूडेंट होंगे अभी 8-10 दिन मेरी क्लास लिए होंगे, तो क्या मैंने नहीं बताया है असीरगढ़ को या बुरहानपुर को दक्षिण का
प्रवेश द्वार कहा जाता है? कितनी बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये मैं बताया ना एमबीजेके के क्वेश्चन आपको, एमबीजेके क्वेश्चन जो है आपका इसमें बाहर नहीं जाएगा आपका, यहाँ पे ज्यादातर आपको 90% आपके क्वेश्चन मेरी क्लास से ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अरे भाई आप सो जाओ, काहे टेंशन ले रहे हो, थ्रिल जो है बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, है ना। अब ये कमेंट करोगे तो मैं ब्लॉक हो जाओगे आप, है ना, ठीक है। अच्छा आप हार्वेस्टर चलाते हैं शिवांग जी, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि अभी जो है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमएस वर्ड से, एक्सेल से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, है ना, तो उसके भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, स्पेशल टूल्स, फाइल्स या एडिट। तो कट कॉपी पेस्ट जो आप करते हो इसके लिए कौन सा मेन्यू आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। बिल्कुल, तो बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आता है कट कॉपी पेस्ट करता फाइल में कहाँ आएगा मेरे भाई, एडिट में आएगा, ये एडिट वाले ऑप्शन में जाओगे तब यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा आपका, ठीक है। ये थ्रिल महाशय जी है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, ये परेशान हो रहे हैं ज्यादा, इनको थोड़ा सा परेशानी से मुक्ति दे दूं मैं, है ना, रुक जाइए। हाँ चलिए बताइए जल्दी से, तब तक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है एक्सेल के क्वेश्चन है आपका, एक्सेल में क्वेश्चन आज आया हुआ है एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, एक्टिव सेल के जो कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है ये आपको बताना है, तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, हाँ ये जो आएगा आपका फार्मूला वार में आएगा, किसमें आएगा, फार्मूला वार में आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, स्पेल चेक, एक्सप्रेस, आउटलुक या स्पेल स्पेल प्रो। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग को चेक करने के लिए क्या होता है आप बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, 87 तक संख्या पहुंच गई है, चलो कोई बात नहीं, 100 नहीं पहुंचा पा रहे हो लेकिन आसपास ही है उसके, इतने में भी संतुष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी संख्या और भी। तो यहाँ पे एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए हमेशा स्पेल चेक का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जो लोग क्लास को डिस्टर्ब करने के इरादे से यहाँ पे आते हैं या कमेंट करते हैं तो मैं 1 या 2 बार इग्नोर करता हूँ, तीसरी बार मैं क्या करूंगा, सीधे कमेंट ब्लॉक होगा आपका। इसलिए प्लीज जो लोग यहाँ पे आए केवल पढ़ने वाले आए, मोस्टली पढ़ने वाले आते हैं, 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल जो एक्सटेंशन है क्या कहलाता है, तो मैंने यहाँ पे अब एक्सेल का पूछा गया है ना, तो मैंने एमएस वर्ड यहाँ पे रख दिया है, जिससे हो सकता है कि अगले सेट में अगर यहाँ पे दिख जाए एमएस वर्ड का तो वो भी आप लोग कर पाओ इसमें, ठीक है। अच्छा 91 दिख रहे हैं, 91 हो गए हैं तब भी ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, 9 कम है, हो जाता है, हो सकता है 100 पहुंच जाए, नहीं भी पहुंचेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो यहाँ पे एक्सटेंशन है क्या है आपका, ये आ जाएगा डॉक्स, क्या आएगा आपका, डॉक्स लिखा जाएगा आपका, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। कुल मिला के अगर आप जैसे एमएस वर्ड की फाइल आप यहाँ पे जैसे सेव करते हो ना, तो लास्ट में क्या लिखा रहता है आपका, डॉक्स लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपका एक्सेल की फाइल यहाँ पे करते हो आप, तो वहाँ पे एक्सएल ये इस तरह लिखा रहता है आपका, तो वो उसका रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा आपका। इसका एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मैं इनको ब्लॉक कर दूं पहले, रुक जाइए, कमेंट एक ब्लॉक कर दूं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। चलिए तब तक आप लोग अगले क्वेश्चन का बताइए आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो साइंस के क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए आप लोग इसमें आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, आंसुओं में
अच्छा, थैंक यू सो मच डोंगरी प्रदेश के राजा जी। ठीक है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा। हाँ ठीक है। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, सामान्य नमक, समुद्र स्टार्च या ग्लूकोज। तो आंसू में कौन सा नमक घुला रहता है बताएं जल्दी से। एक्सटेंशन का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है भाई, एक्सटेंशन का कभी फुल फॉर्म नहीं पूछा गया आज तक, मैंने कहीं एग्जाम में नहीं देखा है। ठीक है, तो आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो ध्यान रखिएगा आंसू में जो पदार्थ घुला रहता है ये सामान्य नमक घुला रहता है। इसलिए अब जब कभी आपको सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो थोड़ा सा रो लिया करो और नमक मिला लिया करो, है ना, मांगा मत करो। हाँ ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन ये तो नॉर्मल ऐसी बात होगी इसमें। प्रियंका झारिया जी गुड इवनिंग। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आंसू में एक यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है ना। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में पाया जाता है आपका लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, लाइसोजाइम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। लाइसोसोम कोशिकांग है वो अलग है, और एंजाइम है लाइसोजाइम जो कहाँ पाया जाएगा, आंसू में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए 94 तक हम लोग पहुंच गए हैं संख्या, अभी 6 बाकी है 100 प्लस होने में। देखते हैं 100 हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं इस पे आज। चलिए डेली हो रहे हैं लेकिन 94 अभी है आज, 6 कम है अभी। गुड इवनिंग मनोज जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सारी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे करा रहा हूँ, और क्वेश्चन मैंने बता ही दिए हैं जो क्वेश्चन आज के पेपर में आए हुए हैं। तो इसमें अगला है, लोहे पे जंग जो लगता है फेरिक ऑक्साइड के कारण लगता है, जल योजित फेरस या फेरिक ऑक्साइड के कारण, क्षारकीय फेरस या फेरिक ऑक्साइड के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। लोहे में जो जंग लगता है वो किसके कारण लगता है, फटाफट बताएं जल्दी से। अच्छा ज्योति शर्मा, आज आपका एग्जाम था, कैसा गया एग्जाम आपका, कितने नंबर किया आपने। ठीक है, मनोज ब्रह्मवंशी जी सिवनी, इतने तगड़े तगड़े नाम रहते हैं, डर लगने लगता है आप लोगों से। अंकिता चंदेल गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो बताएं जल्दी से, लोहे पे जो जंग लगता है किसके कारण लगता है, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग आंसर क्या कर रहे हैं इसमें, ए इसका सही आंसर कर रहे हैं, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फेरिक ऑक्साइड के कारण ही लोहे में जंग लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सबको पता होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। रिक्टर स्केल जो है नापने में प्रयोग किया जाता है, किसको मापने में प्रयोग किया जाता है बताएं। भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या शरीर का ताप। तो यहाँ पे बताएं रिक्टर स्केल किसको मापने में इसका मदद ली जाती है। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग पटवारी की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, एमपी टेट वर्ग इसमें इसमें एमपी टेट ग्रेड 2 में आप बताइए मुझे कितने लोग फॉर्म डाले हुए हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस में कितने लोग फॉर्म डाले हुए हैं बताएं जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ये आविष्कार से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा रहा है पटवारी में भी, तो ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक रखा है मैंने आविष्कार से भी। लेकिन मैं यहाँ पे टॉपिक इसलिए रख देता हूँ कि आपको उस टॉपिक को पढ़ना होता है ना। तो जो आविष्कार से है यानी आविष्कार के कुछ आप लोग यहाँ पे आप क्या करिए, पढ़िए इसको। ठीक है, हाँ। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है बताएं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, या मैडम क्यूरी ने। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है बताएं जल्दी से। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं डाले हैं फॉर्म उनके लिए कोई बात नहीं। ठीक है, आपने हिंदी 24 नंबर की आई थी, हाँ 24-25 नंबर की तो आएगी ही। नंबर बताइए कितने नंबर पाए आपने इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डायनामाइट का जो आविष्कार किया है किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया हुआ है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सही, आप लोग को पता भी है बहुत सारी चीजें। अल्फ्रेड नोबेल ने ही क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा आप क्वालिफाई हैं पूरन शुक्ला, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपका। ठीक है, एमपी सेट का कुछ मटेरियल मिल जाएगा, अभी तो नहीं है, देखते हैं उसको भी। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, और आने की पूरी व्यापम की ही बात कर रहा हूं मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, 101 संख्या लाइव चल रही है ना। बहुत बहुत आप लोग इसमें सपोर्ट करें क्लास को, अच्छी बात है ये, है ना। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से,
आकाश के नीले होने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के कारण सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिस वजह से नीला दिखाई देता है। यह प्रकाश का परावर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बहुत अच्छा है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर। अच्छा गायत्री, आपका एमपी टेट वर्ग 1 में 89 नंबर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, आकाश के नीला रंग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का जो प्रकीर्णन होता है, इस वजह से आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, यह धूल कण के कारण जो आपका रहता है, इस वजह से भी क्या होता है आपका आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अब ये क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं संगठन के प्रबंधन में क्वेश्चन आ गए हम लोग, है ना, प्रबंधन पे आ गए हैं, क्योंकि प्रबंधन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं संगठन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन केवल मैंने संगठन के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, हाँ बाकी में भी रखे हुए हैं। आप नंबर बताएंगे तब तो मुझे पता चलेगा, ज्योति कमेंट ही नहीं दिख रहा है नंबर का आपका। ठीक है, तो ये क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ क्या है? सरलता, विशिष्टीकरण या अनुभव। तीन ही ऑप्शन में बताना है आपको कि क्रियात्मक संगठन का प्रमुख लाभ क्या है। फटाफट तरीके से बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्रियात्मक संगठन का प्रमुख यहाँ पे लाभ क्या है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्रियात्मक संगठन का प्रमुख लाभ क्या होता है? विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। एक तो क्रियात्मक संगठन होता है, दूसरा प्रभागीकरण होता है। संगठन के दो भाग प्रमुख मैंने बताए थे। अच्छा 142 है आपका ज्योति शर्मा पटवारी में, बहुत अच्छा है, फिर तो नंबर आपका 142 कम नहीं है। किसी भी कैटेगरी में आप होंगे 142 में होने के चांसेस काफी हैं, होने के, हो जाना चाहिए आपका 142 में, है ना, काफी नंबर है आपके, अगर 142 आपके नंबर आए हुए हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्टीकरण हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, लेकिन आप लोग हैं थोड़ा सा मेरी हेल्प भी किया करो, आप लोग सिलेक्शन ले लेते हो, मुझे बताते नहीं हो, है ना। जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है तो मुझे बहुत देर बाद पता चलता है या दूसरे माध्यम से पता चलता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या हम लोग की बहुत अच्छी चल रही है, 102 प्लस चल रही है लाइव इसमें। थैंक यू सो मच सभी को, और इसी तरह डेली क्लास आप लोग लिया करें, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, लाइव एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चन का, जैसे आज किया हमने, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूरा बताता चलूंगा। आप जनरल में हैं तो तब भी हो जाना चाहिए आपका, ज्योति हो जाएगा। आप फिर भी निश्चिंत रहें, फिर भी तैयारी आप करते रहें अदर एग्जाम की, लेकिन हो जाएगा आपका। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, ये जो है आपका किससे रिलेटेड है? और आप ही यहाँ पे फीडबैक दे दो, आप लोगों को क्लास कुछ हेल्पफुल आपको लगी है कि नहीं लगी है मेरी? ठीक है, जितनी भी क्लासेस मैंने, अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो लिया है, खैर आप पुराने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, ये किसके अंतर्गत आता है बताएं? प्रबंध के कार्य के अंतर्गत, प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत, प्रबंध के परिणाम के अंतर्गत, या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ, मिठाई नहीं खिलाते हैं। चलो मिठाई नहीं खिलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दिया करो मेरे को, है ना। हम अगली सीरीज लेके आ रहे हैं जल्दी ही, जिसमें हमारे कुछ सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे क्लास में आएंगे और पूरा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। ये भी सीरीज हमारी जल्दी आने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थैंक यू लाल जी साहू। तो यहाँ पे नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण जो है आपका प्रबंध के कार्य के अंतर्गत आएंगे, डी नहीं आएगा इसमें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सो मच सभी लोग को। ठीक है, अच्छा, थैंक, वेरी गुड ज्योति। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रबंध के कार्य के अंतर्गत आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका? किसके अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है? हर्ले के अनुसार, न्यूमैन के अनुसार, टेरी के अनुसार, या एलन के अनुसार? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? थैंक यू, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ठीक है सर, न्यू क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही है जया, थैंक यू सो मच।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये जो है आपका एलन का कथन है। किसका कथन है, ये एलन ने ये कहा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब में आपको प्रबंधन आपने मेरी क्लासेस ली होगी तो सब में आपको कराया हूँ अगर आपको याद होगा तो, और एक बार नहीं दो बार करा दिया हूँ इसको मैं। एक बार पहले चैप्टर वाइज कराया था, फिर एक बार जो रिवीजन कराया था उसमें भी कराया था मैंने आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, संजय कीर्ति बोल रहे हैं कि आप क्या मुरैना की गजक खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी तो वही चाह रहे हैं। मनी आप यहाँ से पोस्ट ऑफिस से भेज देना है ना, फोटो मत भेज देना उसकी। चलो, नियोजन निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है बताओ, लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया है, लचीली प्रक्रिया है, समय आबद्ध प्रक्रिया है, या उपरोक्त सभी। तो नियोजन जो है कैसी प्रक्रिया है बताएं जल्दी से। अच्छा, साइंस की टिप 2 की कराने में हेल्प कीजिएगा, बिल्कुल करेंगे नवीन जी, है ना। साइंस में यहाँ पे कराता चल रहा हूँ डेली, अब देख रहे हो साइंस क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं डेली लगभग 15-20 क्वेश्चन तो रखे रहा हूँ मैं साइंस के भी, सारे सब्जेक्ट के रख रहा हूँ। तो मैं सभी को लेवल लेके चल रहा हूँ इसमें, जिससे सबका कहीं ना कहीं तैयारी होती रहे यहाँ पे। तो नियोजन जो है ध्यान रखिएगा सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। नियोजन के अंतर्गत समय आबद्ध, लचीली, लक्ष्य अभिमुखी, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू प्रमोद जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रबंधन में आप लोग अगर परेशान हो रहे हो तो आप लोग टेंशन मत लो। अगर आप लोग बोलो ठीक है, तो मेरी जितनी भी लाइव क्लास हुई है प्रबंधन की, इसमें से 15-15 घंटे करके, है ना, अगर आप लोग टाइम देना चाहो तो दे देना, नहीं टाइम देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक मैराथन यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर कर दूंगा जिसमें कंटिन्यू 15 घंटे क्लास चलती रहेगी प्रबंधन की, तो आप लोग उसको जिसको देखना हो देखते रहना। तो कल मैं इसको सुबह लाइव कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो प्रबंधन आपका वहां से एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो नियोजन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दिन प्रबंधन का कर देंगे, फिर एक दिन हम लोग हिंदी के कर देंगे, फिर इसके अलावा मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर देंगे। मैथ ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, सिंपल आ रहा है, पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बस 2 मिनट की क्लास और है, 2 मिनट बाद आप लोग और रुक जाइए, है ना, और फिर हम क्लास खत्म कर देंगे, है ना। आज बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, 1 घंटे होने भी वाले हैं हम लोग के। तो स्वाट जो है इसमें ओ का आशय क्या है बताएं, स्वाट में ओ का आशय क्या है, संगठन, अवसर, स्वामी, या फिर संप्रेषण। तो स्वाट में यहाँ पे बताएं जल्दी से। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। चलो, आज इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच से आए हैं, हाँ वो मैं बताया आपको, है ना, डायरेक्ट स्पीच से पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आए हैं, ये मैं शुरू में बता दिया था ज्योति शर्मा, लेकिन बहुत अच्छा है, पढ़े होंगे तो आपसे बन गया होगा वो चीज भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शॉर्ट में ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अवसर होता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। अंकिता चंदेल पहली बार आप क्लास देख रहे हैं और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल, थैंक यू सो मच अंकिता जी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे शॉर्ट का पूरा फॉर्म देख लीजिए। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वीकनेस, ओ का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब क्या होता है, थ्रेट्स होता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। तो ये थे आपके, हाँ वेरी गुड। तो ये थे आज के क्वेश्चन इसमें। मुझे उम्मीद है आप लोग को क्लास ये पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली हम लोग क्या करेंगे, लाइव एनालिसिस भी करेंगे, और लाइव एनालिसिस के साथ उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, संभावित क्वेश्चन भी यहाँ पे रखेंगे। टाइम है क्लास का, कल से ध्यान रखिएगा, कल से एक ही क्लास चलेगी आपकी कुछ दिन तक, 10 PM पे हम रखेंगे, या फिर ऐसा करते हैं अपन, हाँ 10 PM में रखते हैं इसी क्लास का टाइम, 10 PM रखते हैं, आधे घंटे और पहले कर रहे हैं। एक ही क्लास कल से रखेंगे और इसी को बेहतरीन करेंगे हम लोग, और 10 बजे रखते हैं कल की क्लास, ठीक है। तो सभी लोग 10 बजे तैयार रहिएगा लाइव एनालिसिस और मॉक टेस्ट के लिए। इसके अलावा जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9630828149। ये इसमें क्या होगा, गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, सिक्योर है, और बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF जो है क्लास की यहीं पे मिलती है व्हाट्सएप पे, ठीक है। और जो जरूरी जानकारी है वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आपने आपके पूरे में पूरे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, 24 में से आपके 21 आए हैं, वेरी गुड ज्योति, बहुत अच्छा। तो मिलते हैं इसी तरीके से 10 PM 10 PM 10 बजे रहेगी क्लास कल, है ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। अच्छा, मैनेजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, हाँ उसके क्वेश्चन तो थे, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लाइक सभी लोग करके जाना वीडियो को, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि कैसा आप लोगों का फीडबैक है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।